नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद राजेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जीके क्लासेस में हमने इतिहास पार्ट शुरू किया हुआ है, जिसमें से हमने बहुत से इम्पोर्टेंट टॉपिक कर लिए हैं। आज हमने जैसे कि पढ़ा मौर्योत्तर काल के बारे में, हमने 2-3 वीडियोस देखी। आज हम उसके प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। हम जांचेंगे कि उनमें से हमने कितना जाना, क्या हमारी समझ में आया। उसके आज हम टॉप 50 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इसलिए उसमें मौर्योत्तर काल से पहला प्रश्न आज का है, भारत और पश्चिमी एशिया के मध्य मुख्य स्थल मार्ग कहाँ से गुजरता था। तो हम जानेंगे कि मुख्य मार्ग खैबर दर्रा और काबुल की घाटी से गुजरता था, जिससे भारत और पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार किया जाता था। उसके बाद मौर्योत्तर युग में पश्चिम भारत में व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था या कौन सी बंदरगाह थी। तो हम जानेंगे बरूकच्छ जो क्षेत्र है वो पश्चिमी में भारत में व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। उसके बाद सिंध सौवीर प्राचीन भारत के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? जैसे हमने पहले जाना कि वंग जो है बंगाल मलमल के लिए प्रसिद्ध था, मथुरा में सटका नामक वस्त्र बनाए जाते थे। तो उस प्रकार हमने जाना कि सिंध सौवीर जो है प्राचीन भारत में घोड़ों और खच्चरों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, सिंध सौवीर नामक स्थान। आई होप कि आप जान गए हैं। उसके बाद पतंजलि के अनुसार मथुरा वस्त्र उद्योग का मुख्य केंद्र था। वहां पर कपड़े की कौन सी किस्म बनाई जाती थी? आई होप कि आप 100% श्योर हैं कि आंसर दे पाएंगे। तो आप देंगे सटका नामक वस्त्र, सटक नामक वस्त्र वहां पर बनाया जाता था। उसके बाद निम्न में से किस महान राजमार्ग की शाखा बरूकच्छ बंदरगाह की ओर जाती थी? तो कौशाम्बी से जो राजमार्ग जाता था उससे बरूकच्छ बंदरगाह की ओर राजमार्ग जाता था। उसके बाद उत्तर पश्चिम में किस स्थान से सड़कें भारत के बाहर विभिन्न देशों की ओर गई थी? तो बताएंगे काबुल से विभिन्न देशों की ओर गई थी। कौन सा बंदरगाह सिंधु नदी के मुहाने पर स्थित था? तो हम जानेंगे कि बारबेरिकम जो बंदरगाह था वो सिंधु नदी के मुहाने पर स्थित था। उसके बाद पेरिलिप्स मैरिस एरिथ्रियन सी के लेखक को पैदो के रूप में ज्ञात बंदरगाह कौन सा था? कल ही हमने जाना था कि अरिकामेडु का दूसरा नाम पैदोके भी था। तो कल ही आपने जाना। आई होप कि आंसर आपको पता है। उसके बाद निम्न में से कौन सी हस्तशिल्प श्रेणी महत्वपूर्ण नहीं थी? तो उस समय जातकों में बहुत सी श्रेणियां बताई गई हैं। तो उनमें से प्रशस्त्र शिल्पकार जो श्रेणी है वो मौर्योत्तर काल की मुख्य श्रेणी नहीं थी, जबकि कुंभकार, धातुकर्मी, काष्ठकर्मी ये मुख्य हस्तशिल्प श्रेणियों में आते थे। भारत में हिंद यूनानी शासन की स्थापना से पूर्व सिक्कों का प्रसारण किसके द्वारा किया जाता था? तो हमने जाना कि शासकों, व्यक्तिगत व्यापारियों, व्यापारिक निगमों सभी के द्वारा हिंदू यूनानी शासन में की स्थापना से पहले सिक्कों का प्रसारण किया जाता था। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, निम्न में से कौन से सिक्के चांदी में ढालकर प्रसारित किए जाते थे? कल ही हमने जाना था कि शतमान नाम के जो सिक्के हैं वो चांदी में ढालकर बनाए जाते थे। निष्क जो सोने के सिक्के होते थे, कल ही हमने जाना था। आई होप कि आपको आंसर पता है। उसके बाद वह कौन प्रथम भारतीय शासक था जिसने रोमन मुद्रा प्रणाली के अनुरूप सिक्कों का प्रसारण किया था? तो वो कुषाण शासक थे जिन्होंने रोमन मुद्रा प्रणाली के अनुसार सिक्कों का प्रसारण किया था। उत्तर भारत के किस नगर को सर्वोत्तम रेशम उत्पादन केंद्र माना जाता था? तो हमने जाना कि वाराणसी ऐसा क्षेत्र था जो उत्तम रेशम उत्पादन के लिए जाना जाता था उत्तर भारत में। एक प्राचीन भारतीय राजवंश के शासकों ने उसके साम्राज्य में निवास करने वाले विभिन्न धर्मों के लोगों द्वारा पूजित 35 देवी देवताओं की आकृतियों को अपने सिक्कों पर अंकित कराया। वह राजवंश कौन सा था? तो वह राजवंश कुषाण वंश था, जिसने 35 हिंदू देवी देवताओं की आकृतियों को अपने सिक्कों पर अंकित करवाया था। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और बार बार आता है एग्जाम में, मिलिंद पनौ के रचनाकार कौन है? हमने जाना कि नागसेन है। उसके बाद
लेख वाले सिक्के, मुद्रा लेख वाले सवर्ण सिक्के सर्वप्रथम प्रचलित किए थे? तो हमने जाना कि इंडो ग्रीक शासकों ने ऐसा किया था। उन्होंने सर्वप्रथम लेख वाले और सोने के सिक्के प्रचलित किए थे। और फिर हमने जाना कि नियमित रूप से कुषाण शासकों ने सोने के सिक्के प्रचलित किए थे, कल ही जाना था। उसके बाद मिनांडर किस वंश का शासक था? तो मिनांडर जो है, हमने जाना कि वो किस वंश का शासक था? इंडो ग्रीक शासक जो थे उनमें मिनांडर का नाम आता है। उसके बाद भारत में शक शासक अपने आप को क्या कहते थे? आई होप कि 100% अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं या आपने पहले भी जाना होगा कि वो अपने आप को क्या कहते थे? अक्षत्रप कहते थे। उसके बाद सबसे पहला विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख किसने जारी किया था? इसमें भी मैं सुनिश्चित हूं कि आप आंसर दे पाएंगे, रुद्रादमन ने। उसके बाद पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन सा था? तो हमने जाना कि गोंदो फर्निस जो है वो पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। बाकी ऑप्शंस के बारे में तो आप जानते हैं कि रुद्रादमन शकों का महत्वपूर्ण शासक था। कनिष्क और विम कडपसिस जो है वो कुषाणों के शासक थे। और विम कडपसिस आपने जाना कि वो दूसरी शाखा से थे जिन्होंने भारत में कुषाण शासन की स्थापना की थी, विम कडपसिस। और उसके बाद पल्लव शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? मिथ्रेडेट्स प्रथम था। उसके बाद आई होप कि आपको सभी प्रश्नों के आंसर आते होंगे, आपको अच्छे लग रहे होंगे प्रश्न जो कि एग्जाम में आने योग्य हैं। उसके बाद कनिष्क किस धर्म का संरक्षक था? आपने जाना बौद्ध धर्म का। आपने ये भी जाना कि वो महायान शाखा से संबंधित था। उसके बाद कनिष्क की प्रथम राजधानी, हमने 2 राजधानियां पढ़ी हैं कि कनिष्क की 2 राजधानियां थी। पहली राजधानी पुरुषपुर थी और दूसरी आपने क्या जाना था? आई होप आप जानते हैं। उसके बाद ईसा की पहली सदी में किसने अरब सागर से चलने वाली मानसून हवाओं की जानकारी दी थी, जिससे पश्चिमी एशिया के बंदरगाहों से व्यापार और अधिक सुगम हो गया था? तो हिपाल्स जो नाम के ग्रीक नाविक ने बताया कि अरब सागर से चलने वाली मानसून हवाओं को की सहायता से पश्चिमी एशिया में व्यापार सुगम हो गया था, क्योंकि उसकी सहायता से जहाज जल्दी जल्दी समुद्र तट पर लग जाते थे। उसके बाद मध्य एशिया से गुजरने वाला व्यापारिक मार्ग जो चीन को रोमन साम्राज्य के पश्चिमी प्रांतों से जोड़ता था, जिसे सिल्क रूट कहा जाता था, कल ही जाना था हमने कि उस पर कुषाण शासकों का ज्यादा अधिकार होता था। किस ने प्रति वर्ष रोम से भारत में आने वाले सोने की भारी मात्रा के लिए दुख प्रकट किया है? तो आप बताएंगे ऐसा प्लिनी ने किया है। उन्होंने दुख प्रकट किया कि रोम भारत से व्यापार कर रहा है। हमने कल जाना था कि वो लोहे की वस्तुएं, मसालों का व्यापार करता था, जिससे यहाँ पर व्यापार के लिए उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में सोना देना पड़ता था और वहाँ पर सोने के भंडार कम हो रहे थे। इस पर दुख प्रकट किया है प्लिनी ने। आई होप कि आपको आंसर पता चल गया। उसके बाद यवन प्रिय, कल हमने जाना कि मसालों में जो काली मिर्च वो इतनी प्रसिद्ध हो गई थी रोमन व्यापार के दौरान, जिसे यवन प्रिय नाम दिया गया था। उसके बाद मिलिंद पन्हों में कितने प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख है? कल ही हमने जाना था कि 75 प्रकार के 75 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख किया गया। उसके बाद हमने कल मौर्योत्तर साहित्य के बारे में जाना था। तो हमने जाना कि गाथा सप्तशती के लेखक कौन है? हाल हैं। कामसूत्र के वात्सायन है। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है उसके लेखक असौ घोष है। और सौपन वासवदत्ता के लेखक भास हैं। आई होप कि ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, सेट एग्ज़ाम के लिए, HSSC के लिए, अन्य एग्ज़ाम के लिए भी। उसके बाद शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी हमने जाना था अग्निमित्र था, जिस पर कालिदास ने मालविकाग्निमित्र नामक नाटक भी लिखा है। उसके बाद कणम वंश का संस्थापक कौन था? आपने जाना वासुदेव था। उसके बाद जो सातवाहन शासक शिमुक ने वासुदेव की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी, हमने जाना था। यानी सातवाहन राजा को अंतिम कर्ण शासक को मारने का श्रेय किसको है? शिमुक को है। आई होप कि आपको आंसर पता चल गया होगा। उसके बाद निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति हमें सातवाहनों के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानकारी देती है? तो सोमदेव कृत कथा सरित सागर जो है
वो हमें सातवाहनों के राजनीतिक इतिहास की जानकारी देती है। तो आप इसमें से ऑप्शंस में से आप ये भी देख सकते हैं किस रचना के रचयिता कौन है, जो कि सीधा स्टैटिक जीके में आ सकता है। उसके बाद निम्न राजवंशों को सही कालक्रम में लगाएं और कूट की सहायता से आंसर दें। तो आपने क्या जाना था कि सबसे पहले शुंग वंश, उसके बाद कण्व वंश, उसके बाद सातवाहन वंश और उसके बाद हुआ है इक्ष्वाकु वंश। इस प्रकार इसको सीरीज में लगाएंगे। उसके बाद उसने भारत को जीता और 1000 नगरों का स्वामी बन गया। जस्टिन का यह कथन यूक्रेटाइडिस के लिए है। यूक्रेटाइडिस इंडो ग्रीक शासक के लिए है। उसके बाद उसने सिकंदर से भी अधिक देश जीते। स्ट्रैबो का यह कथन मिनंडर के लिए है, जिसकी रचना उनके नागार्जुन के संवाद की रचना मिलिंद पनो है, जिसके बारे में आज आपने जाना था। उसके बाद यूनानी संपर्क का सर्वाधिक प्रभाव भारत पर किस क्षेत्र में हुआ, ये भी आपने जाना था। मैं 100% सुनिश्चित हूं कि आप इसका आंसर दे पाएंगे, क्योंकि आपने मेरी जो प्रीवियस वीडियो सीरीज देखी है तो ज्योतिष में भारत यूनान का ऋणी है। उसके बाद कनिष्क द्वारा स्थापित संवत को शक संवत कहा जाता है। निम्न में से सत्य कथन बताइए कि कनिष्क शक था इसलिए कनिष्क शकों का राजा था, या शकों ने लंबे समय तक इस संवत का प्रयोग किया था। शक संवत कनिष्क ने स्थापित नहीं किया था। यो ए, बी और डी तो गलत है, लेकिन सी कथन सही है, क्योंकि शकों ने लंबे समय तक इस संवत का प्रयोग किया था, जो कनिष्क ने शक संवत लागू किया था। उसके बाद भारत में कुषाण साम्राज्य की स्थापना करने वाले जो कुषाण शासक कौन था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको शुरुआत में बताया था कि विम कैडफिसेस जो है वो कुषाण शासक का स्थापक था। उसके बाद महाभारत में भागवत धर्म का उल्लेख सबसे पहले किस पर्व में किया गया है, तो आप बताएंगे भीष्म पर्व में किया गया है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गांधार कला को इंडो ग्रीक कला के नाम से भी जाना जाता है, ये कथन है। उसके बाद गांधार कला शैली यूनानी और रोमन परंपराओं से विशेष रूप से प्रभावित थी। तो आपको पता है, कल ही हमने पढ़ा था कि गांधार कला शैली को इंडो ग्रीक कला शैली भी कहा जाता है, और यह शैली यूनानी और रोमन परंपराओं से विशेष रूप से प्रभावित थी। इसलिए बताएंगे इसका ऑप्शन ए सही है, पी और आर दोनों सही है, कथन की व्याख्या भी सही है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तथ्यों में से असत्य कथन बताइए। भारत के प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदमन ने 78 ईस्वी में शक संवत आरंभ किया था। आप बताएंगे मुझे कि रुद्रदमन ने किया था या कनिष्क ने किया था। आपको पता है कनिष्क ने किया था, इसलिए ये ए ऑप्शन गलत है। उसके बाद शकों पर विजय के उपरांत उज्जैन के राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि हासिल की थी और विक्रम संवत चलाया था। आपने पढ़ा था, चलाया था। शुंग शासकों की राजधानी विदिशा थी, आपको पता है विदिशा थी, और मिनंडर की राजधानी साकल थी, ये भी आपने जाना था। आई होप कि आपको आंसर पता चल गया होगा कि ए जो कथन वो सही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रदेश कनिष्क द्वारा नहीं जीता गया था, तो आपने पढ़ा था कि मगध को उन्होंने नहीं जीता था, बाकी क्षेत्रों को उन्होंने जीत लिया था। उसके बाद शून्यवाद या सापेक्षवाद का प्रवर्तक था। हमने जब बौद्ध धर्म के बारे में जाना था तो तब जाना था कि नागार्जुन जो हैं वो शून्यवाद के प्रवर्तक हैं। आई होप कि आपको आंसर पहले से ही पता था। उसके बाद चरक संहिता के लेखक चरक को किसका संरक्षण प्राप्त था, तो आपने पढ़ा था कि अशवसेन, वसुमित्र, चरक ये जो है वो किसके दरबार में रहते थे, कनिष्क के दरबार में रहते थे। आई होप कि आपको आंसर पता है। यद्यपि यवन मलेच्छ हैं परंतु ज्योतिष के ज्ञाता होने के कारण ऋषियों के समान पूज्य हैं, यह कथन किस ग्रंथ से है, यह लिखा है गार्गी संहिता में लिखा है। उसके बाद भारत का राजा किस यूनानी शासक को कहा गया है, तो हमने पढ़ा था कि यूनानियों में सबसे पहले शुरुआत में डेमेट्रियस यहां पर आए थे, तो डेमेट्रियस को यूनानी शासक को भारत का राजा भी कहा जाता है। उसके बाद निम्न में से कौन सा विद्वान जो है वो कनिष्क के दरबार में नहीं था, तो आपने पढ़ा था अशव घोष था, नागार्जुन था, वसुमित्र था, चरक था, लेकिन पतंजलि नहीं था, वो शुंगों के काल में था। तो शुंग काल में उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रचार में मदद की और अश्वमेध राजसूय यज्ञ वगैरह में उन्होंने, वो पुरोहित भी थे पतंजलि, हमने जाना था जब हमने मौर्योत्तर काल के शुरुआत में पढ़ा था। उसके बाद
पश्चिमी अक्षत्रपों का प्रमुख शासक कौन था। हमने पढ़ा था कि पश्चिमी अक्षत्रपों की दो शाखाएं थी, एक उज्जैन में रहती थी, नासिक में रहती थी, ये भी हमने जाना था। तो हमने जाना कि रुद्रदमन जो है वो पश्चिमी अक्षत्रपों का प्रमुख शासक था। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आई होप कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।